गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक है हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स क्या होती है? बेंजीन रिंग जो आपकी होती है इसके ऊपर हैलोजन जुड़ा हो तो ये मोनो हैलोएल्केन हैलोएरिन हो गया। अगर दो जुड़े हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, ऐसे चल सकता है। और हैलोएरिन में जैसे क्लोरीन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो हैलोएल्केन था वो RX होता है, हैलोएरिन आपका है ARX होता है, ठीक है। ARX का मतलब होता है C6H5 और X, इस ग्रुप को बोल देते हैं हम फिनाइल। क्या बोल देते हैं इसको? फिनाइल, ठीक है। अब हैलोएरिन्स जो है उनकी प्रिपरेशंस मैं आपको करवा चुका था, जिसमें सैंडमेयर रिएक्शन थी। मैं एक बार हल्का से रिपीट कर देता हूँ। सैंडमेयर रिएक्शन थी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसके साथ रिएक्शन थी CuClHCl की। तो आपका हीट करने पे N2 इजेक्ट आउट हो जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाता है? Cl। और अगर ये रिएक्शन कॉपर के प्रेजेंस में हो तो भी आपका क्या बनता है? Cl। इसको कहते हैं सैंडमेयर, इसको कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। और अगर आप इसको Ki के साथ वार्म करते हैं तो आपका N2 निकलता है और KCl निकलता है, तो बन क्या जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर? आई। इसमें ये आयोडीन है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, Cl से इसलिए निकलता है। तो ये तीन प्रिपरेशंस हम पहले कर चुके थे। और दूसरा, अब हम तीन ही प्रिपरेशन है आपकी हैलोएरिन्स में। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी सभी बच्चे जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप देख के, यानी कि एक प्रकार से मास, डेंसिटी, ये सब बताना। तो क्या कहोगे? देखो, हैलोएरिन्स जो होती है इसमें ये हैलोजन है तो ये क्लोरो, इस पे अगर मैं लगा देता हूँ तो ये हो गया ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो। तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, क्लियर। और अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो ये क्या होगा? 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो ये इसको ऑर्थो कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं। तो यहाँ पर इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है। ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बताने का मतलब होता है आइसोमर का हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना। तो आप कैसे कहोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हैलोजन, ऐसे लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या? आइसोमेरिक डाई हैलोजन। यानी कि हमें आइसोमेरिक डाई हैलोजन, आइसोमर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, आइदर स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। तो इसमें इसकी पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये पैरा पे है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन के बारे में पोजीशन डिफर कर रहा है, इसलिए इसको हम एक दूसरे के आइसोमर कहेंगे। इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमें बताना है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअल में तो देखते हैं नियरली सेम होता है। नियरली सेम है मतलब ये एग्जैक्ट सेम तो हो नहीं सकता, नियरली सेम है, बट पैरा आइसोमर जो होते हैं इनका ज्यादा रहता है। इसका क्या रहता है? हाई। सारे बच्चे इसको ध्यान से सुनना भाई, पेपर में पता नहीं कितनी बार पेपर में आया कि पैरा आइसोमर जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, किसके कंपैरिजन में? ऑर्थो। तो क्या बोलोगे? पैरा आइसोमर ऑफ हैलोएरिन्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो आइसोमर। व्हाई? ऑर्थो एंड मेटा भी कह सकते हो। अब मेटा कहोगे, मेटा का एग्जिस्टेंस सिर्फ 1% होता है भाई। ये और ये अगर लें तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है भाई। ये मैं हैलोजन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या बोलोगे? इसका जवाब रहेगा दिस इज ड्यू टू देयर सिमिट्री। दिस इज ड्यू टू देयर सिमिट्री। इनकी सिमिट्री के कारण होता है। आप कहोगे सिमिट्री क्या? ये देखो यहाँ है, ये यहाँ है। जब ये सिमिट्री होती है तो ये फिट इन क्रिस्टल लेटिस, फिट इन क्रिस्टल लेटिस, फिट इन क्रिस्टल लेटिस बेटर
भाई देखो, आप एक चीज़ सुनो, इसको समझने से पहले एक और सुनो। आप एक बैग है, उसमें सामान एडजस्ट करना चाहते हो, तो एक है एक प्रकार से रेक्टेंगल की फॉर्म में, एक है बिल्कुल आपके गोल है, कोई रेक्टेंगल है ऐसे। रेक्टेंगल है वो बिल्कुल 1 2 3 4 ऐसे फिट होते चले जाएंगे, गैप्स कम बचेंगे, जितने कम गैप बचेंगे उतना ही अच्छा क्लोज पैकिंग हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ यहाँ है, तो जब हम इनको रखते हैं ना, तो ये क्रिस्टलिटीज के अंदर ये Cl, फिर यहाँ रखते हैं तो ये Cl, तो इस तरह से ये एडजस्ट होता चला जाता है। इसकी सिमेट्री इस तरह से होती है कि ये क्रिस्टल लेटिस के अंदर आसानी से क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ठीक है। और हो जाते हैं जिस वजह से इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप इसको रखते हो तो इसकी कैसे सिमेट्री बनेगी, जैसे ये यहाँ, तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो ये यहाँ, तो इसकी जो सिमेट्री है वो क्या रहेगी, इतनी बेटर नहीं होती जितनी इसकी सिमेट्री होती है। और सिमेट्री का मतलब होता है इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आप उसको जब क्रिस्टल लेटिस में पुटअप करते हो तो वो बिल्कुल क्या हो जाती है, उसको फिलअप कर देती है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा, बिकॉज जो पैरा आइसोमर आपका है ये इसकी सिमेट्री के कारण ये आसानी से क्रिस्टल लेटिस के अंदर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, जिससे इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। तो एक लाइन में ही जवाब दे सकते हो, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने होते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पैरा आइसोमर का ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी सिमेट्री ऐसी होती है कि क्रिस्टल लेटिस के अंदर क्या होता है, ये फिट होता है, जिससे इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा है क्वेश्चन इसका, अब आगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद में इसका है नेचर की बात करते हैं। तो नेचर की बात करते हैं तो ये आपके पास ARX हो गया, एक्स पे नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो CX जो बॉन्ड होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका पोलर इन नेचर होता है। क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है, क्योंकि जो आपका हैलोजन जुड़ता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ये एक्वायर करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एक्वायर करेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन के टुवर्ड्स क्या होता है, अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तीसरा है डाइपोल मोमेंट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बतानी है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है, डाइपोल मोमेंट आपका होता है Q × D चार्ज। अब देखो, मान लो आपका इसका पूछ रहा है CH3F CH3Cl, तो आप इनका अगर कंपेयर करते हो तो आप सबसे पहले तो आप इनका क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि चार्ज देखोगे, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है, किसी की टेंडेंसी ज्यादा किसी की टेंडेंसी कम, ये डिफरेंस होता है, बट इनके ऊपर चार्ज तो सेम होता है -1। आई बात समझ में। तो फिर आप क्या देखोगे, कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ। प्रैक्टिकली देखो, सीधा पुटअप नहीं करना, चार्ज है इस पे भी नेगेटिव इस पे भी -1, और दूसरा क्या देखना है, बॉन्ड। अब बॉन्ड देखना है तो फ्लोरीन और क्लोरीन, इधर कार्बन, तो इनके बीच में इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ हाई रहेगी। इसकी जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या है, ज्यादा है। तो याद रखोगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज हायर देन दैट ऑफ CH3F ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड लेंथ इन CCl बॉन्ड। आप कहोगे जब डाइपोल मोमेंट देखना हो ना तो दो चीज देखा करो, एक चार्ज और दूसरा डिस्टेंस। चार्ज तो पूरे हेलोजन पे किसी का भी देख लो -1 होता है, ठीक है। तो चार्ज तो डिसाइड करेगा नहीं, तो कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा उनकी बीच की डिस्टेंस। अब उनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो आप जब ऊपर से नीचे आते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप में जा रहे, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट क्या था, आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा क्या था, इनकी नेचर बताना, और तीसरा क्या था, डाइपोल मोमेंट। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टी में दो केमिकल प्रॉपर्टी आती है। केमिकल प्रॉपर्टी में दो आती है, एक आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप कहोगे सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, तो देखो, ये क्लोरीन है, ये Cl है, इसके पास लोन पेयर है,
इसने यहाँ दिया, रेजोनेंस दिखा रहा हूँ पहले, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा। तो ये और ये तो मेन ही है, इनकी पोजीशन बदली। आपने 11 पढ़ा होगा कि ये आपका था, तो ये पोजीशन बदल के आपका यहाँ आ जाता है। ये क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ही है। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस स्ट्रक्चर में क्या देखते हो, इस स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ये है अपने पास रिएक्शन, ये है क्लोरीन बेंजीन, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ KOH एक्वस, नो रिएक्शन। क्यों, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा यहाँ पर OH नेगेटिव, बट रेजोनेंस के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस के कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जब आ गया भाई, जो इसके रेजोनेंस देखा तो देखो यहाँ पर क्या आ गया है, एराइल हैलाइड जो CX बॉन्ड होता है एक्वायर ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है। एज ए रिजल्ट जो C यानी यहाँ C है और ये Cl जो बॉन्ड है, इसका जो क्लिवेज होता है ना, ये क्लिवेज मतलब टूटना, ये बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होगा जब न्यूक्लियोफाइल इस पे बैक अटैक करता है तो। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है तो ये आपका भाई डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस न्यूक्लियोफाइल से वो बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, जिस वजह से इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी नहीं। आई बात समझ में? तो क्या कहोगे, in aryl halide CX bond acquire a double bond character due to resonance. As a result CX bond cleavage in aryl halide, जो CX bond होता है ना aryl halide में, they are less rich। ठीक है, less rich किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिच रहेगा क्योंकि ये उससे ब्रेक होगा नहीं। तो क्या करेगा ये, इसलिए ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैं करवा चुका था, एक बार फिर बताता हूँ। पहला है जैसे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन करते हो तो ये रिएक्शन आपकी होती है अनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये अटैक कहाँ करेगा, दिस एंड दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे करता है या पैरा पे करता है। तो जो पैरा होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो क्लोरीनेशन। दूसरा जो रिएक्शन था वो अपना था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, HNO3 के साथ रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या होगा, NO2 पॉजिटिव, ये करेगा। तीसरा होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H। ठीक है, फिर होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें CH3 पॉजिटिव जाएगा। इसमें अगला है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसमें क्या होगा, CH3CO। मतलब ये पांचों है इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड, ये फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शन जो रिएक्शन प्रेजेंस में होती है वो एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में मदद करते हैं। ये Cl इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ये CH3 पॉजिटिव, CH3CO। इसको अल्काइल ग्रुप से तो इसको अल्काइलेशन, इसको असाइल ग्रुप तो असाइलेशन। ये तीन रिएक्शन होगी। नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में। सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ रिएक्शन, इसमें जुड़ेगा NO2, इसमें जुड़ेगा SO3H।
तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक तो यहाँ अटैक करना था, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसलिए अटैक होगा नहीं। इसलिए अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए इसको कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो आपका होता है वो अटैक करता है किसके अंदर? रेजोनेंस के अंदर, यानी कि क्लोरोबेंजीन या आपका हेलोजन जो होता है उसकी रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक में इसलिए नहीं होती कि यहाँ पर जब अटैक होता है तो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल में इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो बनती है वो बनती है इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए ये अटैक कहाँ पर करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ही बनेंगे। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है इसमें टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के अंदर रिएक्शन होती है, जो रिएक्शंस मैं करवा भी चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो अब इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा वो बताना पड़ेगा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, यानी कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का क्या डिफरेंस होता है। देखो हेलो अल्केन और हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, तो ये हेलो एरीन है आपकी, और ये आपका क्या है? हेलो अल्केन है। इसको मैं कार्बन की 4 वैलेंसी दिखा देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? ये। अब यहाँ पर है कार्बन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है कार्बन, ये इससे जुड़ा है, ये कार्बन देखते हैं, ये कार्बन जुड़ी है डबल बॉन्ड से, तो ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करेगी? sp2। ट्रिपल होता sp, डबल होगा sp2, सिंगल होगा sp3। ये 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमारी है। यहाँ पर ये सारे सिंगल्स जुड़े हैं, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो याद रखना जो हेलोएरीन्स आपकी होती हैं, हेलोएरीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन रखती हैं वो रखती है आपकी sp2, और ये जो आपकी है हेलो अल्केन वो रखता है sp3। तो क्या बोलोगे? इन हेलोएरीन कार्बन अटैच टू द हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जो ये होती है क्या होती है आपकी? sp2 हाइब्रिडाइज, एंड इन हेलो अल्केन इट अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, आप कहोगे सर आपने हाइब्रिडाइजेशन को बताया। अब मैं बताता हूँ sp2 जो है इसमें s कैरेक्टर कितना होगा? sp2 में 33% s, और इसमें 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 25% है। यानी कि जो एस सब सेल का कंट्रीब्यूशन है वो sp2 में है 33% और sp3 में है कितना? 25%। तो क्या कहोगे? sp2 हैज 33% एस कैरेक्टर एंड sp3 हैज 25%। हायर द एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने के लिए एक साइज था, दूसरा था प्रेजेंस ऑफ एस कैरेक्टर या प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एस कैरेक्टर, एस जो सब सेल होती है ना वो नियर द न्यूक्लियस होती है, नियर द न्यूक्लियस होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखती है, इस वजह से इसका एस कैरेक्टर ज्यादा कम है, इसका एस कैरेक्टर क्या है? ज्यादा होता है। तो इसका sp2 के अंदर एस कैरेक्टर 33% है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा है, तो CX बॉन्ड मोर टाइटली रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अट्रैक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा? मुश्किल रहेगा। क्लियर? तो क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, ये sp3, ये sp2, जो ये आपके sp3 है, इस sp3 के अंदर 25% और इसके अंदर 33%। जो 33% है वो नियर द न्यूक्लियस ज्यादा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा टेंडेंसी रहेगी, ज्यादा टेंडेंसी रहेगी तो एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसके कारण उसके इलेक्ट्रॉन अटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इस ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़े रखेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन को यानी कि इसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके बीच में वो अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें कम है, इसलिए ये जल्दी बॉन्ड टूट सकता है, ये बाद में टूटेगा। क्लियर? अब अगला है वो है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगला क्या है? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन का इनस्टेबिलिटी। हेलोएरीन्स की बात करेंगे, हेलोएरीन्स ये है अपने पास, इससे बनेगा, अगर आप कर लेते हो तो ये आपका जो रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Cl निकलेगा, इसको कहते हैं फिनाइल कैटायन। तो क्या कहोगे? इन केस ऑफ हेलोएरीन फिनाइल कैटायन इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन से हुआ।
अब ये जो कंपाउंड बनता है ना, ये नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यानी इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पॉजिटिव है, तो लोन यहाँ था, ये लोन पेयर यहाँ देता था, तभी तो रेजोनेंस शुरू होती थी। अब यहाँ पर ये जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये लोन पेयर किसी को ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकता। जब ये इसको ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, इसलिए इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर SN1 मैकेनिज्म जो है वो रूल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो SN1 SN2 का ही होगा, वहाँ पे SN1 SN2 समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, इन केस ऑफ हेलोरिन फिनाइल कैटायन इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एंड SN1 इज रूल्ड आउट। इसमें ये स्टेबलाइज नहीं होगा, SN1 क्या रहेगा, रूल्ड आउट रहेगा। ठीक है, और आप एक बात इसमें ध्यान और रखोगे, एक रिएक्शन और है, उसके बाद SN1 SN2 बनेगा। क्लोरोबेंजीन अगर आप करते हो KOH एक्वस के साथ तो आपकी नो रिएक्शन, यानी कि रेजोनेंस, ये न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ नहीं सकता, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप कुछ कंडीशंस पे कर दो, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखी, NaOH एक्वस NaOH के साथ H पॉजिटिव में, तो क्या बन जाएगा आपका, पहले ONA बन जाएगा, फिर इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाए, निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, OH। इसको कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं इसको, फिनोल। तो ये क्लोरोबेंजीन से फिनोल में कन्वर्ट करना, ये एक साइंटिस्ट ने किया था, डोज प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। किसी नाम से जाना जाता है, डोज प्रोसेस। तो ये सीधे नहीं, वे अगर फिर भी रिएक्शन करवा रहे हैं KOH NaOH के साथ है, तो ये रिएक्शन 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर ये फिनोल बन जाएगा। ये रिएक्शन डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो विदाउट एनी कंडीशन तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस नो रिएक्शन एंड अंडर कंडीशन इट मेक्स फिनोल। तो ये साइंटिस्ट ने की थी डोज प्रोसेस। जब आप अगली यूनिट पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल, फिनोल की प्रिपरेशन में हम इसको पढ़ेंगे कि क्लोरोबेंजीन से आप कैसे इसको बना सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो टॉपिक खत्म है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है SN1 SN2 का, वो वीडियो मैं आपका कल अपलोड करूंगा। आप लोग इनको अच्छे से करेंगे और हर NCERT क्वेश्चंस को इसको सोल्व आउट करेंगे। क्लियर, थैंक यू।